हेलो गाइस। आज हम आ चुके हैं पार्ट 3 पर। चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 1990, उसके हम पार्ट 3 की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि इंडिया के एग्रीकल्चर ने कैसे प्रोग्रेस किया आज़ादी के बाद। अगले 40 साल में कैसे एग्रीकल्चर की स्थिति बदली, कैसे हम एक डेफिशिएंट कंट्री से एक सरप्लस कंट्री की ओर आगे बढ़े, और एग्रीकल्चर में क्या क्या विकास हुए, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर जल्दी से। तो दोस्तों देखते हैं एग्रीकल्चर में स्थिति क्या थी और कैसे हमने उसमें प्रोग्रेस की। देखो, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो कॉलोनियल रूल था, यानी जो ब्रिटिश रूल था, उसमें ना तो ग्रोथ थी इंडिया के एग्रीकल्चर में, ना ही कोई इक्विटी थी। तो कुल मिला के उनका उद्देश्य एग्रीकल्चर को प्रमोट करना या यहाँ के लोगों का पेट भरना तो कभी रहा ही नहीं। इसलिए स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी जब हम आज़ाद हुए उस टाइम। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, यानी हमारे जो नेशनल लीडर्स थे जो उस टाइम, उनके सामने कुछ चुनौतियां थी कि भाई कैसे हमें इन इश्यूज से लड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स आए, यानी कि भूमि सुधार कानून बनाए गए। उसमें से एक लैंड सीलिंग भी इम्पोर्टेंट था। क्या था वो अपन डिटेल में एक एक करके सारी चीजें देखेंगे कि भूमि सुधार कानून क्या थे, देन लैंड सीलिंग एक्ट क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति से आप भली भांति परिचित होंगे कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन में होता क्या है, किस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन में चीजें दी जाती हैं, कैसे देश आगे बढ़ता है, और क्या क्या उसके अंतर्गत हुआ। और आखिरी में फिर सरकार ने सब्सिडीज यानी कि जो कुछ रियायतें दी गई, उनका सहारा लिया। तो कैसे उन चीज़ों का सहारा लिया, एक एक करके हम सारे रिफॉर्म्स यानी सारे सुधारों को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स यानी कि जो भूमि सुधार कानून थे उसमें हुआ क्या, पहले अपन जान लेते हैं स्थिति क्या थी। कुछ इंटरमीडियरीज थे, यानी जो बीचवान जिन्हें हम कहते हैं, जैसे जमींदार थे, जागीरदार थे। तो वो इंटरमीडियरीज थे, मतलब बीच के लोग थे, मतलब किसान जो एक्चुअली किसान खेती करते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जिनके पास पूरा पैसा पहुंचता था। तो उनके बीच का एक जो चैनल था वो थे इंटरमीडियरीज, यानी कि जमींदार या जागीरदार। उनका काम होता था रेंट कलेक्ट करना, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रेंट कलेक्ट करते थे किससे? वो एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल, मतलब जो एक्चुअल खेती करने वाले थे उस मिट्टी पर, उनसे। ठीक है, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन करते नहीं थे, यानी कोई योगदान उनका था नहीं। सिर्फ उनका काम था कि भैया हमें लैंड के रेंट से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं आपकी भूमि पे कैसा उत्पादन हो रहा है, फर्टिलाइजर है कि नहीं, आपके पास पानी पर्याप्त है कि नहीं, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हैं आपके पास के नहीं, इससे कोई मतलब नहीं था। नो कंट्रीब्यूशन वाज डन बाय देम टू इम्प्रूव द फार्म। इसलिए रिजल्ट क्या होता था कि प्रोडक्टिविटी लो होती थी, है ना। क्योंकि अगर देखो, सीधी सी बात है, अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ मटेरियल नहीं मिलेगा तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? उसी प्रकार एग्रीकल्चर में भी यही था। अगर आप फर्टिलाइजर्स, वाटर, इरिगेशन फैसिलिटीज सब टाइम पर नहीं देंगे तो प्रोडक्शन तो लो होना ही है। ठीक है, अब लो प्रोडक्टिव होने की वजह से क्या था भाई? लो प्रोडक्टिविटी थी आपके देश की, तो क्या हुआ, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा भाई। जब आपके देश में उत्पादन ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो आपके देश के जो लोग हैं उनको ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो आपको उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमसे हमें यूएसए से फूड इंपोर्ट करना पड़ता था, और कई और देशों के आगे आपको हाथ फैलाने पड़ते थे। ठीक है, उसकी वजह से उसको रोकने के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, वो थी लैंड रिफॉर्म्स, यानी भूमि सुधार कानून। वो बहुत आवश्यक हो गए थे हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए। क्या होते हैं लैंड रिफॉर्म्स, वो अपन देखते हैं। सबसे पहला काम जो हमारी सरकार द्वारा किया गया वो था चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी लैंड होल्डिंग जिनके नाम पर थी उनके ओनरशिप में चेंज करना, यानी कि जिनके नाम पे जमीनें थी वो जमीनें उनके नाम से लेकर किसी और के नाम पे करना, ये ओनरशिप का मतलब है। अब इंडिपेंडेंस के कुल 1 साल बाद हुआ क्या, सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए कि जो इंटरमीडियरीज हैं, यानी जमींदार जागीरदार हैं, इनको बीच में से हटाना है हमें। और जो एक्चुअल टेलर्स हैं, जो एक्चुअली खेती कर रहे हैं उस जमीन के टुकड़े पर, उनको ही उस जमीन का मालिक बनाना। ठीक है, अब इसके पीछे उद्देश्य क्या था? आइडिया बिहाइंड दिस वाज दैट कि ओनरशिप अगर लैंड की मिलेगी किसी व्यक्ति को, तो किसान क्या है, उसकी खुद की जिम्मेदारी बनेगी कि उस जमीन से अधिक पैदा करे वो। ठीक। ठीक, इट विल गिव इंसेंटिव टू द टेलर। ठीक है, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेगा वो इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, बस उसके लिए उसके पास ज़रूरत ये है कि उसके पास कैपिटल हो। भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सफिशियंट मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता तो होगी। सो यू रिक्वायर सफिशियंट कैपिटल फॉर दैट,
so that he take the maximum output from the land. अब इंसेंटिव क्या, क्यों मैं इंसेंटिव के पीछे क्यों भागे? अब बिकॉज देखिए क्या है, अगर आपके नाम से जमीन होगी तो आप और अच्छे से खेती करोगे, क्योंकि अब आउटपुट आपको जमींदार को नहीं देना है, आपको जागीरदार को नहीं देना है, आपको खुद रखना है। तो जितनी आप मेहनत करोगे, जितने आप इनपुट्स दोगे, उतना ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। पहली चीज़ तो ये थी, तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेकेंडरी चीज़ ये थी कि भाई पहले स्थिति क्या थी आपकी कि इंसेंटिव आपको इसलिए नहीं मिलते थे क्योंकि आपको मतलब ही नहीं था कि भाई अगर ज़्यादा पैदा होता है तो भी उसका है जमींदार का, कम पैदा होता है तो भी जमींदार का है। तो उन्हें कोई ज़्यादा खाई खास फायदा था नहीं कि भाई हाई आउटपुट होगा तो हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए पहले जो किसान थे वो इतने अच्छे से मेहनत करते भी नहीं थे। तो सरकार का उद्देश्य ये था कि अगर ये एक्चुअली टेलर बन जाएंगे, यही मालिक बन जाएंगे, तो उनका जो उद्देश्य होगा खेती करने का वो बदल जाएगा और वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा आउटपुट ले पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। अब इससे हुआ क्या, जैसे ही अबॉलिशन हुआ इंटरमीडियरीज का, यानी जो बीच के जो एजेंट्स टाइप के थे उन्हें खत्म कर दिया गया, तो कुछ 2 करोड़ जो भूमि हर किसान थे, छोटे किसान थे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए गवर्नमेंट के। ठीक है, तो जो जमींदारों का उत्पीड़न, सालों से उनका शोषण कर रहे थे, उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था जमींदारों द्वारा, उससे वो फ्री हो गए। ठीक है, अब लेकिन सरकार का जो गोल था इक्विटी का, यानी समान अवसर का, वो केवल अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट से फुलफिल तो होगा नहीं कि भाई आपने जमींदार हटा दिए, बीच के चैनल खत्म कर दिया, अब गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो आप ऑटोमेटिकली पैसे वाले बन जाओगे। ऐसा तो है नहीं। कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ, जमींदार ने भी, जो कानून में कुछ लूप होल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं भाई कानून में कुछ जगह होती है जहाँ से आप अपने आप को बचा सकते हो, तो कुछ लूप होल्स का उन्होंने फायदा उठाया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, पहली चीज कि जो टेनेंट्स उनको भगा दिया, वहां से हटा दिया, और लैंड ओनर जो थे उन्होंने खुद ही बोल दिया भाई हम ही कल्टीवेटर, हम ही खेती करते हैं। जो एक्चुअली जिनसे मजदूरों से खेती करवाते थे वो उनको भगा दिया, और ये कहा गया कि भाई ये तो हमें आई जमीन, हम ही खेती करते हैं। तो उन्हें ओनरशिप जो थी लैंड की खुद ही क्लेम कर ली। ठीक है, अब एक और कंडीशन क्या बनी, कभी कभी किसी छोटे मजदूर को या किसान को जमीन मिल भी गई, अब उसमें जो बहुत गरीब लोग थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, जिनके पास जमीन ही नहीं थी, उनको इस सब का फायदा मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, आप सोच के देखिए कि भाई अगर आपके पास जमीन नहीं है, आप बहुत गरीब हो, आपको जमीन दे दी सरकार ने, अकेली जमीन देने से क्या आप खेती करोगे? कैन नॉट डू इट, बिकॉज आपको और रिसोर्स चाहिए, आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स चाहिए, आपको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, आपको इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। तो ये सब फैसिलिटीज तो उनके पास थी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी गरीबी की स्थिति में थे वो लोग। तो इसलिए उनको कोई खास बेनिफिट इससे मिला नहीं। तो फिर उनके लिए क्या किया, देखते हैं अपन। इसके लिए सरकार ने एक जो कदम उठाया वो था लैंड सीलिंग। सीलिंग मतलब आप जानते हो अपर लिमिट, है ना, जैसे कमरे में अपर लिमिट क्या होती है, सीलिंग होती है। तो क्या किया सरकार ने, मैक्सिमम साइज फिक्स कर दिया एक इंडिविजुअल के नाम पे, यानी कोई एक व्यक्ति के नाम पे अधिक से अधिक कितनी जमीन हो सकती है, उसकी लिमिट जो है सरकार ने फिक्स कर दी। ठीक है, क्यों किया गया भाई, जिससे क्या है कि भाई एक व्यक्ति के नाम पे बहुत अधिक जमीन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल जमींदार है, अब जमींदार साहब के नाम पे 1,000 बीघा जमीन है लेट से। अब 1,000 बीघा जमीन है तो भाई 1,000 उनके नाम पे ले ली, 1,000 पत्नी के नाम पे ली, तो बहुत सारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो सरकार ने क्या एक लिमिट फिक्स कर दी भाई, एक पर्टिकुलर लिमिट है, इससे ऊपर जमीन किसी भी व्यक्ति के नाम पे नहीं हो सकती। ठीक, उससे क्या हुआ भाई, आप घर में 5 लोग भी हैं, गवर्नमेंट ने लेट से 50 बीघा का फिक्स कर दिया, तो 250 कर पाओगे आप, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपके पास लिमिट ही खत्म हो गई है। ठीक है ना, लेकिन इसमें भी कुछ बॉटल नेक्स थे, यानी कुछ कमियां थी इसमें। क्या था भाई, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने कहा भैया हम इस कानून को न चुनौती दे दी सर कोर्ट में। अब कोर्ट में चुनौती दे दी तो भाई सीधी सी बात है, कोर्ट में जो मामले जाते हैं वो कोई एक दिन या 2 दिन में तो खत्म होते नहीं है, दे टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो इम्प्लीमेंट होने में कानून में स्टे लग गया, तो उस पर उन्हें बहुत सारा टाइम मिल गया। तो जब टाइम मिल गया तो उन्होंने क्या किया, अपनी ज़मीन को अपने रिश्तेदारों के नाम पे, अपने नौकरों के नाम पे, अपने जो क्लोज एसोसिएट्स हैं उनके नाम पे ज़मीन कर दी, और आसानी से कानून से बच के निकल गए। ठीक है, तो क्या किया, इस तरीके से जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इस कानून का भी लूप होल ढूंढ लिया। तो बहुत हद तक ये जो है बेनिफिट नहीं मिल पाया बहुत जगह पे। लेकिन केरला में और वेस्ट बंगाल में, 2 स्टेट्स में
इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया गया। कोई सरकार जो थी उनकी पॉलिसीज अच्छी थी एंड दे आर कमिटेड टू दैट कि भाई हमें जो टेलर है, जो मजदूर है, जो किसान है, उस पर खेती कर रहा है, उसके ही जमीन देनी है, उसके नाम पर करनी है। लेकिन बाकी स्टेट्स ने ऐसा कमिटमेंट दिखाया नहीं कि भाई इतनी शिद्दत से उन्होंने काम किया हो। इसलिए बाकी जो स्टेट्स हैं आपके, उनमें हम आज भी देखते हैं कि भाई ये जो ज़मीनें हैं कुछ लोगों के नाम बहुत सारी हैं, रिश्तेदारों के नाम पे कर रखी इन लोगों ने, तो वो बहुत कानून का फ़ायदा उठाकर उन्होंने उस टाइम कर ली थी और आज वो उसके जो है बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो ये कुछ कमियां थी लैंड सीलिंग में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको कि लैंड रिफॉर्म क्या था और लैंड सीलिंग क्या था। यदि आपको नहीं आया था समझ में तो प्लीज़ रिमाइंड इट, प्लीज़ पॉज इट, प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति। अगर आपको हरित क्रांति के बारे में कुछ पता है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो हियर and write what all you know in your notes and do WhatsApp me whatever you know, or else you can write it in the comment box also under the video. प्लीज़ मेक श्योर कि आपको थोड़ा बहुत पता हो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, कुछ तो पता हो। जैसे ऊपर कुछ हिंट दे भी रखी है उन्होंने, फ्रॉम अ ग्रेन डेफिशिएंट नेशन टू फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, यानी कि एक देश जहाँ पर अनाज की बहुत कमी थी, वहाँ से हम सबके लिए भोजन सुरक्षा यानी खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी की ओर आगे बढ़े हैं। क्या था इसमें, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, वो अपन देखेंगे आगे। बट अगर आपको थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में तो मेक श्योर यू राइट इट। पहले देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रील्यूड, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के पहले स्थिति क्या थी। At independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture. This we all know. ये हम देख चुके हैं लास्ट चैप्टर 1 में कि भाई आज़ादी के समय हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी वो केवल खेती पर डिपेंडेंट थी। ठीक है, अब खेती पे तो डिपेंडेंट थी, लेकिन प्रोडक्टिविटी कैसी थी। भाई आपके देश में जो प्रोडक्टिविटी थी, यानी जो उत्पादन क्षमता थी, दैट वाज वेरी लो। वी आर हैविंग लो प्रोडक्टिविटी। उसके पीछे कुछ कारण भी थे। क्या कारण थे? पहला, ओल्ड टेक्नोलॉजी, यानी हम पुरानी तरीके यूज कर रहे थे, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो यू कैनॉट थिंक ऑफ ग्रोइंग, यू कैनॉट थिंक ऑफ ए गुड ग्रोथ। ठीक है। सेकेंडरी चीज, एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। खेती को या एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड था वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। एंड थर्डली, वी वर डिपेंडिंग ऑन मॉनसून। जो मॉनसून आता है उसके ऊपर हम हैविली डिपेंडेंट थे फॉर द आवर इरिगेशन पर्पस। बिकॉज क्या है कि आपके देश में नहरें थी नहीं, ट्यूबवेल्स थे नहीं, कुएं भी थे वो नाम मात्र के थे। सो मेनली जो किसान थे वो डिपेंडेंट थे किस पे, मॉनसून पे। यानी कि अच्छा मॉनसून होगा तो अच्छी फसल होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। इसका मतलब ये था कि उनके पास जो एक्सेस थी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए वो ना के बराबर थी, क्योंकि सिंचाई की फैसिलिटी आप केवल मानसून पर डिपेंडेंट थे। हमारे पास कैनाल्स थे नहीं, रिवर्स लिंकिंग थी नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी थी नहीं, ट्यूबवेल्स थे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पानी की कमी थी। ठीक। लेकिन ये जो रुकावट थी आपकी खेती में, ये जो कमियां थी, इनको फाइनली ग्रीन रेवोल्यूशन द्वारा दूर किया गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो देखते हैं। चलिए पहले तो जानते हैं हम कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, यानी हरित क्रांति क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। Increase in production of food grains resulting from the use of high yielding variety seeds, especially for wheat and rice। भाई आपके फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में वृद्धि, आपकी जो अनाज आप उगा रहे हो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। किसकी वजह से? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी उच्च उत्पादन क्षमता वाले सीड्स। ठीक है, उनका यूज़ किया गया स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। और उससे अपने देश में गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है जी। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स क्या है, इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि इंडिया के जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कौन है। जल्दी से उनका नाम प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यहाँ पॉज करके। हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड ऑल्सो मेंशन द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। दोनों का नाम आपको मेंशन करना है। यहीं पर पॉज करके वीडियो लिख दीजिएगा, अदरवाइज मैं आगे बता दूंगा। ठीक है। तो हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स थे, तो इंडिया के जो फादर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, उन्होंने क्या किया, इंडिया की जो वैरायटी थी आपकी और मैक्सिको का जो वीट था,
उन दोनों से एक हाइब्रिड सीड तैयार किया, और उस हाइब्रिड सीड से उन्होंने उत्पादन करके देखा, प्रोडक्शन करके देखा, तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ने लगा। तो उन्होंने इस सीड को फिर प्रमोट किया, जिससे हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन नाम की क्रांति आई, और हम धीरे धीरे फूड डेफिशिएंट से सेल्फ सफिशिएंट नेशन की ओर आगे बढ़ते रहे। अभी HI सीड्स तो आपने ले लिए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा फर्टिलाइजर चाहिए आपको, पेस्टिसाइड्स चाहिए आपको, एंड वाटर सप्लाई चाहिए। अगर वाटर सप्लाई चाहिए आपको रेगुलर रूप से, तो आपके लिए या आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल होनी चाहिए। दिस इज ए मस्ट कंडीशन फॉर यूजिंग HYV सीड्स। तो HYV सीड्स की दो रिक्वायरमेंट है। पहला फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, फॉर दैट यू नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी पैसा होगा तभी तो आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीद पाओगे। और दूसरा है रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, फॉर दैट यू नीड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज। ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है, प्लीज इसे अच्छे से बना लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा अच्छे नंबर्स फैच करने में। अब हम देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे कैसे हमारे देश में आगे बढ़ा। देखिए ये दो फेज में आगे बढ़ा, कह सकते हैं हम कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके दो फेज थे, दो चरण थे। पहला फेज था मिड 1960 से मिड 1970, यानी 1965 के आसपास शुरू हुआ था ये, और 75 तक के आपका टाइम ले सकते हैं आप। इसमें क्या हुआ कि जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे वो उन स्टेट्स में ज़्यादा यूज किए गए जो एफ्लुएंट स्टेट्स, यानी जो रिच स्टेट्स थे, उनके पास पैसा था। और आपको हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लेने, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करनी, नए सीड्स यूज करने हैं, तो आपके पास पैसा होना जरूरी है। तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे कुछ जो रिच स्टेट्स थे उन्होंने पहले इसको अपनाया। ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा जो फर्स्ट फेज में देखने को मिला वो उन क्षेत्रों को, यानी उन रीजन्स को हुआ जहाँ पर वीट का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है, यानी वीट को ज़्यादा मेजर क्रॉप के रूप में प्रोड्यूस किया जाता था। सबसे ज़्यादा फायदा मिला था फर्स्ट फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन का वीट ग्रोइंग क्रॉप्स या वीट ग्रोइंग रीजन्स। फिर सेकंड फेज जब शुरू हुआ मिड 1970 से मिड 1980, यानी 75 से लेकर के 85 तक का जो टाइम था, उसमें जो हाई यील्ड वैरायटी टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे बाकी स्टेट्स तक फैलती गई, और धीरे धीरे हर स्टेट्स में ये पॉपुलर होती गई। और फिर वीट के बाद राइस को भी इसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिया, राइस के प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है सेकेंड फेज में। तो रिजल्टेंट क्या रहा कि भाई इंडिया जो था 20 सालों में 65 से लेकर के 85 तक धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंसी की ओर आगे बढ़ने लगा। अब हमको अमेरिका या किसी अन्य देश के आगे अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं होना था। तो इसमें हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया था कि वी वर सेल्फ डेफिशिएंट नेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और just 35 years of time we became self-sufficient in food grains. So that was a major achievement for a country like India. तो ये कुछ फायदे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या फायदे हमारे देश को हुए। सबसे पहले तो प्रोडक्शन डबल्ड, यानी कि जो उत्पादन था वो डबल हो गया, मतलब जितना होता था उससे दुगना होने लगा। फूड सिक्योरिटी वाज सेकंड मेजर बेनिफिट, बिकॉज अगर फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो देश के जो लोग गरीब थे या जो लोग भूख से परेशान थे, व्याकुल थे, जिनको फूड नहीं मिलता था दोनों टाइम का, उनके लिए फूड सिक्योरिटी हो गई, उनको अच्छे से खाना मिलने लगा। इसकी क्यों मिलने लगा? बिकॉज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थे, उत्पादन क्षमता उन्होंने बढ़ा दी, तो हमारे देश में जो है प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। उससे एक और फायदा हुआ पॉवर्टी एलिविएशन। भाई जो किसान थे, जो छोटे किसान थे, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया अगर, तो ज़्यादा उनके पास प्रोडक्शन होने लगा, तो उसको बेच के वो अपनी और बाकी ज़रूरतें पूरी करने लगे, तो धीरे धीरे गरीबी जो उनकी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। एंड लास्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ, खेती में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगा, लोगों को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगी। पहले क्या होता था, घर के लोग अकेले काम करते थे, अब उनको मजदूरों की रिक्वायरमेंट होने लगी। ठीक है, ट्रैक्टर चलाने वाले चाहे ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होने लगी, मशीन यूज़ करने वाले इक्विपमेंट्स को चलाने वाले टेक्नीशियन की आवश्यकता होने लगी। तो धीरे धीरे करके इसने हर जगह बेनिफिट्स अपने दिखाना शुरू कर दिए। सो दीज आर द प्रोमिनेंट बेनिफिट्स विच वी गॉट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको यहाँ पॉज करके इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा, बिकॉज ये आपको अच्छे नंबर फैच करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक इट। कुछ और प्रोमिनेंट बेनिफिट्स देखते हैं अपन। मार्केटेबल सरप्लस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फ्रॉम अ फूड डेफिशिएंट नेशन या ग्रेन डेफिशिएंट नेशन वी बिकेम अ सरप्लस नेशन। तो सरप्लस मतलब ज़्यादा उत्पादन, जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा उत्पादन होने लगा। तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है किसान के पास,
खुद की ज़रूरत के अलावा जिसको मार्केट में बेचने के लिए आता है, वो मार्केटेड सरप्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर किसानों के पास ये बेनिफिट मिलने लगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब वो हाई प्रोडक्शन होगा और मार्केट में बेचेगा, तभी तो इकोनॉमी में कुछ डिफरेंस दिखेगा। अगर आपने प्रोडक्शन बहुत सारा कर भी लिया और घर में यूज़ हो गया, देन इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन द इकोनॉमी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि भाई आपका प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट्स, इसे सरप्लस में हो, और एक्स्ट्रा जो है वो आप आउटपुट उसे आप मार्केट में सेल करो, और वही उसी का प्रभाव फिर आपको इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि अच्छी खासी मात्रा में राइस और वीट प्रोडक्शन होने लगे, और जो मार्केट केवल सरप्लस में होने लगे, तो किसान उनको बेच के फ़ायदा लेने लगे। अब इससे बेनिफिट एक और क्या हो, गरीबों को फ़ायदा हो गया। अब जब उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस थे वो नीचे की ओर आ गए। ठीक है, तो जो लो इनकम ग्रुप्स पीपल थे, जो गरीब लोग थे जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिनका बहुत सारा पैसा जो था वो खाने में खर्च होता था, तो उनका पैसा कम खर्च होने लगा और उनको ज़्यादा फूड आइटम्स मिलने लगे, फूड ग्रेन्स मिलने लगे, तो उनका भी खर्चा कम हो गया, प्लस बेनिफिट ज़्यादा हो गया, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने लगा। एंड थर्डली, बफर स्टॉक वॉज बीइंग जनरेटेड। अब क्या हुआ, सरकार के पास अब उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, लोगों की रिक्वायरमेंट, जैसे पूरे लोगों का पेट भर गया, जो एक्स्ट्रा बच गया वो सरकार के पास आ गया। सरकार ने अपने पास क्या किया, उसका स्टॉक कर लिया, उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। वो कब यूज़ कर सकती है सरकार, जब फूड शॉर्टेज हो, जब देश में कमी हो जाए खाद्यान्नों की, यानी कि जो भोजन के पदार्थ हैं वो कम हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो बफर स्टॉक है उसमें से यूज़ करती है और लोगों को, जिससे उस टाइम वो क्राइसिस के टाइम पे फीड कर सके। सो दीज ऑल थ्री बेनिफिट्स वर देयर, which were main benefits we can say from the green revolution success. See, there were also some risks associated with green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, तो कुछ फायदे थे तो उसके कुछ नुकसान भी थे, कुछ रिस्क भी थी, कुछ चुनौतियां भी थी उसके सामने। पहला तो हमें जो डाउट लग रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन में, उसमें ये था कि भाई महंगी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हाई वैरायटी सीड्स भी चाहिए आपको, फर्टिलाइजर भी खरीदने हैं आपको, पेस्टिसाइड भी खरीदने हैं आपको, पानी की फैसिलिटी भी होनी चाहिए आपको, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए आपके पास। तो क्या था, सरकार को सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि जो बड़े किसान हैं वो इसको अफोर्ड कर पाएंगे, छोटे अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। उससे क्या होगा कि जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो फिर बढ़ने लगेगा। ये पहली चुनौती थी। दूसरी रिस्क क्या थी कि जो हाई वैरायटी क्रॉप्स थे, दे वर मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट। इन पे क्या, कीड़ों का हमला होने की संभावना ज़्यादा होती थी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। बिकॉज ओरिजिनल जो हमारी ब्रीड थी वो यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल चुकी थी, और यहाँ पे आराम से उसमें इतनी परेशानियां नहीं थी। जबकि जो नई हाइब्रिड ब्रीड आई, तो आपको पता होगा, तो हाइब्रिड ब्रीड हमेशा कमज़ोर होती है थोड़ी सी, भले प्रोडक्शन ज़्यादा था, बट जो एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं, यानी बाहर की जो अटैक्स होते हैं, उनसे लड़ने में हमेशा कमज़ोर होती हैं, तो इन पे अटैक ज़्यादा होता था। ठीक है, अब इसमें एक संकट ये था, या रिस्क ये था कि मान लो बड़ा अटैक हो गया, ऐसा ना हो कि छोटे जो किसान हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के बाद वो सब कुछ खो दें अपना, कि भाई आपने यूज़ कर ली, इतनी महंगी टेक्नोलॉजी यूज़ की, तो सब कुछ किया और पेस्ट अटैक हो गया और सब कुछ खत्म, पूरे कीटनाशक आप नहीं लगा पाए तो पूरे कीड़े सब खा गए। लेकिन किस्मत अच्छी थी, फॉर्चुनेटली हमारे जितने भी जो रिस्क थे ये ट्रू नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार ने इससे बचने के लिए कुछ कदम उठाए इंपॉर्टेंट। अब सरकार ने क्या कदम उठाए, आइए उनकी ओर बढ़ते हैं हम धीरे से। देखिए, पहली चीज थी सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया वो था प्रोवाइडिंग लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट टू फार्मर्स। जो छोटे किसान थे उनको कम ब्याज पर लोन प्रोवाइड कराना, बिकॉज लोन प्रोवाइड कराओगे आप तभी उनके पास पैसा होगा, और जब पैसा होगा तभी वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें, यानी कि आपके फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, वो खरीद पाएंगे। तो पहला उद्देश्य गवर्नमेंट का ये था। सेकेंड, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स सो दैट स्मॉल फार्मर्स could also access to needed inputs। उनने क्या किया कि जो फर्टिलाइजर्स थे उनको भी सब्सिडी दे दी, भाई 400 रुपये का है तो आपको 200 रुपये देंगे, 200 गवर्नमेंट में लाएगी। इससे क्या होगा कि लोग खाद डालने के लिए प्रेरित होंगे, फर्टिलाइजर्स यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, अब इनसे क्या हुआ, जो छोटे किसान थे उनको सब्सिडी पे फर्टिलाइजर मिलने लगे, लोन मिल गया, तो उनके जो रिक्वायर्ड इनपुट्स थे उनकी ज़रूरत पूरी होने लगी। ठीक है, तो उससे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अपने जो प्रोडक्शन था, अपना जो आउटपुट था उसको धीरे धीरे उन्होंने बढ़ा लिया। भाई जितना बड़े फार्म्स पे आउटपुट होता था, उसी रेशो में छोटे पे भी होने लगा।
ठीक है। एक और चीज़ थी, गवर्नमेंट ने भाई जो पेस्ट का अटैक होता है उससे बचेंगे कैसे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए देश में अलग अलग कॉर्नर्स में, कि भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कौन कौन से पेस्ट होते हैं, किसके अटैक होते हैं, और कौन कौन सी दवाई से हम उससे बच सकते हैं। तो इससे उन्होंने क्या किया कि जो पेस्ट अटैक था उसका रिस्क भी यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इनको प्लीज़ पॉज करके फिर से रिवाइंड कीजिएगा, इससे आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठनी चाहिए, और इसको प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा। मैं वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर यू मेक नोट सो दैट इट विल बी बेटर फॉर यू एट द एंड टू रिवाइज देम। अब सब्सिडीज की बात करते हैं। सब्सिडी यानी कुछ छूट या रियायतें कह सकते हैं आप उन्हें। सब्सिडी प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए एच जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे देश के लोगों के लिए नई थी। एक तो उनको उनके ट्रेडिशनल आप सीड से अलग कर रहे थे, आप नया सीड दे रहे थे उनको, ठीक है। तो उनको लगता था रिस्की टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस पर पेस्ट अटैक भी होना है, ठीक है। अब आउटपुट कैसा होगा कैसा नहीं होगा उन्हें पता नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए सब्सिडीज देना शुरू किया। भाई सब्सिडी देंगे, कम रेट पे अवेलेबल कराएंगे, तभी हर किसान इसको यूज कर पाएगा। लेकिन इन सब्सिडीज के लिए कुछ लोगों ने आर्गुमेंट्स दिए इसके अगेंस्ट में कि भाई सब्सिडीज देना बंद कर देनी चाहिए। कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि भैया एक बार टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली किसानों ने, उनको प्रॉफिट भी होने लगा, ठीक है ना, तो आप सब्सिडी धीरे खत्म कर दीजिए, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था कि भाई हर आदमी उस टेक्नोलॉजी को अपना पाए, वो पूरा हो चुका है, तो आप इसे खत्म कीजिए, ठीक है। सेकेंडरी चीज उन्होंने ये बोला कि भाई सब्सिडी का उद्देश्य क्या था हमारा, कि फार्मर्स को बेनिफिट मिले। लेकिन फर्टिलाइजर सब्सिडी का उद्देश्य किसको मिल रहा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मिल रहा है। तो भाई फर्टिलाइजर सस्ते पड़ते हैं, किसानों को ज़्यादा खरीदते हैं, तो फायदा किसका होता है, भाई जो लोग फर्टिलाइजर बना रहे हैं उनको होता है, तो उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है, ठीक है। और खासतौर से नहीं बोला कि भाई एक और कमी ये इसमें ये है कि जो फार्मर जिनको बेनिफिट मिल रहा है सब्सिडी का, वो उन किसानों को ज़्यादा मिल रहा है जो प्रॉस्पेरस एरिया में रहते हैं, मतलब जो पैसे वाले हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी अच्छी ज़मीनें हैं, जिनके पास अच्छी इनपुट्स देने के लिए मटेरियल है आपके पास, तो वहाँ पर ज़्यादा इसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है, ना कि उस जगह पर जो डेफिशिएंट हैं, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए वो उनका ये मानना है कि भाई अब जो फर्टिलाइजर सब्सिडी आप दे रहे हो उसको ख़त्म कीजिए आप, ठीक है। ये जो टारगेट ग्रुप है आपका कि छोटे किसानों को फ़ायदा मिलना चाहिए, उसको बेनिफिट कर नहीं रहा है, और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा लोड है ये। So these are the some arguments which were given by the economist against the subsidies. अब इसमें क्या है, कुछ जो इकोनॉमिस्ट है इसके फेवर में भी है, ठीक है। सब्सिडीज के फेवर में क्या बोलते हैं, भाई बहुत लोग ये मानते हैं गवर्नमेंट को सब्सिडी कंटिन्यू करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, बिकॉज क्या है कि इंडिया में जो फार्मिंग का बिजनेस है वो बहुत ही रिस्की है। मतलब मानसून पर डिपेंडेंस है आपकी, आपकी फसल कटने के लिए खड़ी है और पानी गिरने लगे, या वो पानी की रिक्वायरमेंट हो उस टाइम बारिश ना हो, तो बहुत सारी रिस्क होती हैं इसमें। पेस्ट अटैक हो सकते हैं, ठंड तेज पड़ जाए तो नुकसान है, गर्मी तेज पड़ जाए तो नुकसान है, तो ये बहुत रिस्की बिजनेस होता है। इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर सब्सिडी देगी तो बेनिफिट रहेगा। अधिकतर जो किसान हमारे देश के गरीब हैं, ठीक है, और अगर सब्सिडी नहीं दोगे आप तो हो सकता है वो इनपुट्स को परचेज ही ना कर पाएँ, ठीक है। अब सब्सिडी हटा दोगे आप तो जो रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटी है वो हट जाएगी, और जो इक्विटी का जो उद्देश्य है आपका, यानी समानता का जो गोल है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन एक्सपर्ट्स का एक और ये भी मानना है कि मान लो अगर सब्सिडी लार्जली बेनिफिट करे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, बिग फार्मर्स को, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्सिडी देने से पहले आप पूरे स्टेप्स करें कि भैया फार्मर्स को, जो गरीब किसान हैं, मार्जिनल पुअर फार्मर्स हैं, उनको बेनिफिट मिले। ये तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी बननी चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास इतनी ज़मीन होगी या छोटा किसान होगा उसकी लिमिट फिक्स होनी चाहिए, उसको सब्सिडी देंगे हम। जिनके पास इस लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है, ये बड़े किसान हैं, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो मैं फिर से वही बोलूँगा, भाई प्लीज़ पॉज एंड प्लीज़ रिवाइंड। चलिए लास्ट टॉपिक यहाँ का, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। भाई आपका जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ है वो कुछ क्रिटिकल अप्रेजल, यानी क्या फ़ायदे क्या नुकसान, ठीक है। तो बेसिकली हम सबसे पहले तो लैंड रिफॉर्म्स जो आए, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आए 1960s के एंड में, उससे इंडिया की एग्रीकल्चर को बहुत बड़ी बूस्ट मिला, प्रोडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज हो गई, और हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन्स। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा था, ठीक है।
अब इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं भाई, जैसे जैसे देश प्रॉस्पेरस बनता है यानी समृद्ध होता जाता है, तो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर का, साथ ही साथ जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है, उन दोनों में कमी आने लगती है भाई। सीधी सी बात है, अगर देश आपका प्रॉस्परस हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर पे लोग भी कम बचेंगे, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। अब 1950 से 1990 के बीच में हुआ क्या, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो कम होने लगा, लेकिन पॉपुलेशन जो थी उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आया। मतलब 1950s में जहाँ 67.5% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, तो 1990 तक पहुंचते पहुंचते 40 साल में 64.9 पहुंच पाया, मतलब केवल 2-2.5% का अंतर आ पाया, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन में बहुत अंतर आया। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हो आप इसको। अब इसके पीछे रीज़न जानना पड़ेगा हमें। रीज़न ये था कि भाई अगर एग्रीकल्चर से लोग निकालोगे आप, तो आप कहाँ डालोगे, या तो इंडस्ट्री सेक्टर में डालोगे या सर्विस सेक्टर में डालोगे, और इन दोनों ही जगह लोगों को अब्जॉर्ब नहीं किया गया, यानी कि लोगों की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं थी कि जितने एग्रीकल्चर से निकाल के अपन यहाँ पे डाल सकें। इसलिए मैक्सिमम लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट बने रहे। So we can say that this was an important failure of our policies followed during 1950 to 1990, that we were not able to absorb the extra people who were employed in agriculture and migrate them to industry और सर्विस सेक्टर। मतलब हम एग्रीकल्चर से निकाल कर उन्हें सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं डाल पाए। ये हमारी पॉलिसीज की सबसे बड़ा फेलियर था। So this was all about today's lecture. I hope it is clear to you. It is a bit lengthy lecture, I know, from the previous ones, इसलिए इसको बनाने में मुझे थोड़ा समय लग गया, स्लाइड्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, बट इट्स वर्थ। सीरियसली अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, यू विल फैच गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस, दैट इज फॉर श्योर। हैप्पी स्टडिंग एंड सी यू। गुड बाय।